हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। तो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था फेरिंग्स के बारे में। तो आज अपन ने डिस्कस करने जा रहे हैं ईसोफेगस के बारे में। तो अपन ने वन बाय वन अपन ने सारी चीज़ कवर कर ली, तित के बारे में, टंग के बारे में, स्लेवरी ग्लैंड के बारे में, उसके बाद फेरिंग्स के बारे में। अब अपने देखने जा रहे हैं ईसोफेगस। एंड जो आगे लेक्चर होगा वो उसमें अपन स्टडी करेंगे स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईसोफेगस एक्चुअली क्या है, कितनी इसकी लेंथ होती है, डायमीटर कितना है, इसके एनाटॉमी देखते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके आगे प्रेजेंट है, किसके एंटीरियरली है, किसके पोस्टीरियरली है। एंड जो आगे वो कहाँ पे एक्सटेंड होती है, इसकी जो स्फिंक्टर है, अपर पे कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है उसका नाम क्या है, एंड लोअर पार्ट में कौन सा स्फिंक्टर है उसका नाम क्या है। एंड जो ईसोफेगस है वो कर्व्ड शेप में आगे स्टमक में क्यों कन्वर्ट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका कर्व्ड शेप क्यों होता है। एंड अपन इसकी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई भी अपन देखने जाएंगे, एंड इसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस। Anatomy of esophagus. The esophagus is about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो इसकी लेंथ है ये आपको ध्यान में रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसोफेगस की लेंथ पे। तो द इसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड जो इसकी डायामीटर होती है, डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। तो एक आपको लेंथ ध्यान में रखनी है ओनली एंड ओनली। जब अपन एनाटॉमी लिखें तब आपको डायमीटर भी आपको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी लेंथ पे ही आता है। तो द इसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड डायमीटर है इसका 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड लाइज द मेन मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स। मीडियन प्लेन में होता है इन द थोरैक्स रीजन में, इन द फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के फ्रंट में होता है। जो अपने पीछे वर्टिबल कॉलम है जिसे अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिबल कॉलम है उसके जस्ट आगे पाई जाती है ईसोफेगस। वर्टिबल कॉलम के जस्ट आगे पाई जाती है ईसोफेगस। एंड जो ट्रेकिया है और जो हार्ट वहां पे पाया जाता है। ट्रेकिया मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक आगे पास आउट होता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, आगे एल्वियोलाई में, लंग्स में, है ना। तो पोस्टीरियरली तो किसके प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली तो प्रेजेंट है ट्रेकिया के, एंड जहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है उसके जस्ट पीछे है। एंड एंटीरियरली किसके आगे प्रेजेंट है, तो वर्टिबली कॉलम के, जो वर्टिबल कॉलम है सर्वाइकल, थोरैक्सिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकैक्स, तो ये जो वर्टिबल कॉलम है उसके तो आगे प्रेजेंट रहता है इन द फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। एंड जो ट्रेकिया है एंड जहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है उसके बिहाइंड में पाया जाता है ईसोफेगस। तो ये आपकी एनाटॉमी इसकी ध्यान में रखनी है, कहाँ पे पाया जाता है, किसके फ्रंट में पाया जाता है, किसके बिहाइंड में पाया जाता है। तो ये अपन ने ईसोफेगस की एक तो लेंथ देख ली एंड कहाँ पे पाया जाता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, इट कंटिन्यूज विद फेरिंग्स। इट कंटिन्यूज विद फेरिंग्स मतलब ये ईसोफेगस है, इसके आगे क्या एक्सटेंड हो रहा होगा, इसके आगे क्या एक्सटेंड हो रहा होगा, स्टमक। एंड जो ईसोफेगस है वो कहाँ से है, फेरिंग्स आगे एक्सटेंड हुआ है, फेरिंग्स के आगे जो पार्ट है वो है ईसोफेगस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंटिन्यूज विद द फेरिंग्स, आगे कंटिन्यू होती है ईसोफेगस के अंदर। एंड अबव एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो ये डायफ्राम से भी आगे पास होते होते, ये डायफ्राम है, तो जो ईसोफेगस आ रहा होगा वो डायफ्राम से भी पास करेगा एंड धीरे धीरे उसकी कर्व्ड शेप हो जाएगी एंड वो स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द इट कंटिन्यूज विद फेरिंग्स अबव एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम से भी ये पास होता हुआ इन जॉइन द स्टमक, ये स्टमक को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, टू ज्वाइन द स्टमक। द ईसोफेगस व्हेन पास थ्रू द डायफ्राम इट कर्व जी अपवर्ड। मतलब जब ये डायफ्राम से स्टार्ट है ज्वाइन होने में तब ये जी शेप का हो जाता है। कौन, ईसोफेगस। जब ये ईसोफेगस डायफ्राम से पास होता होता है स्टमक में अंदर ज्वाइन होने लगता है तब ये पास होता है जी शेप कर्व में। तो मैं आपको बता दूं ये जी शेप कर्व में क्यों होता है, जब अपन फूड पार्टिकल इंटेक करते हैं, सबसे पहले माउथ के अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस से आगे वो पास होता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर वापस फूड बैक, जो फूड है उसका बैक फ्लो ना हो, मतलब रिगर्जिटेशन ना हो, रिजर्टिनेशन ना हो, मतलब वापस फूड का बैक फ्लो ना हो, वापस अपने माउथ के अंदर फूड ना आ जाए, इसके लिए वो कर्व्ड होता है जी शेप का, जिससे फूड नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए वो जी शेप का होता है। तो वो फूड ऊपर नहीं आता, उसका रिजर्टिनेशन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर इंडिकेट है कि द इसोफेगस व्हेन पास थ्रू द डायफ्राम इट कर्व जी शेप अपवर्ड बिफोर ओपनिंग इनटू स्टमक। दिस शार्प एंगल
This sharp angle is proved to be one of the factor that prevent the backflow of food particle या फिर gastric content into the esophagus। मतलब जो अपन ने फूड पार्टिकल इंटेक किया है फिर वो सलाइवा से मिक्स होकर एंजाइम्स में मिक्स होकर वो स्टमक में आता है, इसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट। तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट वापस इसोफेगस में ना आ जाए, उसका फूड या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका वापस बैकफ्लो ना हो जाए, तो वो इसको प्रिवेंट करती है। कौन? इसोफेगस। किसके हेल्प द्वारा? जी शेप कर्व बना लेती है उसके द्वारा। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की और बात करते हैं। द अपर एंड लोअर एंड ऑफ इसोफेगस आर क्लोज बाय स्फिंक्टर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि द अपर एंड लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का जो अपर वाला पार्ट है एंड वो धीरे धीरे ज्वाइन होता है स्टमक में। तो वो स्टमक में ज्वाइन होता हुआ वहां पे भी दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में। एक तो स्टमक के साइड में पाए जाते हैं एंड जो वहां से स्टार्ट हुआ है फेरेंक्स से नीचे वहां पे दोनों तरफ स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर जिसे अपन कहते हैं ढक्कन, मतलब ढक्कन लाइक शेप का होता है, जिसे अपन कहते हैं स्फिंक्टर। तो द इसोफेजियल स्फिंक्टर, जहां वह अपर पार्ट में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। जो फेरिंग्स के आगे इसोफेगस होता है, तो फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है। फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ढक्कन। वो कौन सा स्फिंक्टर वहां पे पाया जाता है? क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, फेरिंग्स आ रहा है एंड आगे एक्सटेंड हो रहा है इसोफेगस में, तो क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर पाया जाता है इन द अपर साइड ऑफ इसोफेगस। एंड आगे जो कन्वर्ट हो रहा है स्टमक के अंदर, ज्वाइन हो रहा है स्टमक के अंदर, वहां पे कौन सा स्फिंक्टर पाया जाएगा? कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये अपन ने बात कर ली कौन कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं, इन स्फिंक्टर्स का नाम क्या है। तो आइए एक बार और अपन डिस्कस करते हैं। द अपर एंड लोअर एंड ऑफ स्फिंक्टर आर क्लोज्ड। The upper and lower end of esophagus are closed by sphincter. The sphincter, the esophageal sphincter या फिर क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, उसको अपन बोलते हैं अपर स्फिंक्टर एंड प्रिवेंट एयर पासिंग इनटू द इसोफेगस। वो स्फिंक्टर का क्या काम है? वो एयर को आने में, इसोफेगस या स्टमक में एयर को आने में प्रिवेंट करती है। स्फिंक्टर का क्या काम है? जो अपर स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट करती है एयर के फ्लो को, एयर के फ्लो को रोकती है या फिर प्रिवेंट करती है कहां पे? आने से इसोफेगस में एंड स्टमक में, स्टमक के अंदर। तो ये स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है? प्रिवेंट द एयर इनटू द इसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब अपन सांस लेते हैं तब अपना जो एयर है वो इसोफेगस में ना आ जाए या फिर स्टमक में ना आ जाए, इसलिए अपन हिचकी लेते हैं, मतलब हिचकी या फिर जो अपन को मतलब आते हैं ना खाना खाते हैं तब बीच में, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो स्फिंक्टर सही से वर्क नहीं कर पाता है, इसके कारण वो अपन को महसूस हो पाते हैं। तो द इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट एयर पासिंग इनटू द इसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये एयर के फ्लो को रोकता है, एयर के मतलब एयर को प्रिवेंट करता है, उसके फ्लो को रोकता है इनटू द इसोफेगस एंड स्टमक। तो ये अपन ने जो अपर स्फिंक्टर है उसका क्या नाम है, उसका क्या वर्क है, ये अपन ने डिस्कस कर दिया। अब जो लोअर स्फिंक्टर है जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्फिंक्टर हार्ट के पास में होता है। कार्डियक मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट के पास, इसलिए अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर prevent the acid or gastric content into the esophagus and lower sphincter is called cardiac gastroesophageal sphincter. तो the lower sphincter, the lower esophageal sphincter prevent the acid or gastric content into the esophagus. तो जो कार्डियक स्फिंक्टर है जो कि स्टमक में आगे कन्वर्ट होता है, स्फिंक्टर मतलब स्टमक के जो ऊपर वाला सरफेस है इसोफेगस का, इसोफेगस और स्टमक, इसोफेगस जब स्टमक में आगे ज्वाइन हो होता है तो वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में ना जाए, इसोफेगस से अपने माउथ में न आए वो वापस फूड, इसको प्रिवेंट करती है कार्डियो स्फिंक्टर। इसको प्रिवेंट कौन करता है? कार्डियो स्फिंक्टर। जो अपने गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक के अंदर वो उसका वापस बैकफ्लो ना हो इन इसोफेगस, तो कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है? वो रोकता है कार्डियक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का क्या काम है? दो स्फिंक्टर मैंने आपको बताई, क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर जो कि प्रिवेंट करता है एयर को, एंड जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट करता है फूड को, बैकफ्लो ऑफ फूड को इन द इसोफेगस। तो ये अपन ने दो स्फिंक्टर देख लिए। इसोफेगस की जो लेंथ है वो अपन ने देख ली 25 सेंटीमीटर है, एंड कहाँ पे प्रेजेंट इसकी एनाटॉमी देख लिया, एंटीरियरली किसके प्रेजेंट है? वर्टिब्री के, एंड बिहाइंड किसके प्रेजेंट या फिर पोस्टीरियरली किसके प्रेजेंट है? या ट्रेकिया के एंड हार्ट के। अब एक मैं आपको स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ, जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ाया था तब भी मैंने वहां पे डिस्कस किया कि जो अपना इसोफेगस एक ऐसा पार्ट है
जो कि वॉलंटरी भी होता है एंड इनवॉलंटरी भी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अपनी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है इसोफेगस जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है। वापस रिपीट करता हूँ, इसोफेगस इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों होता है। क्यों? मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि जो इसोफेगस है उसका जो अपर 1/3 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है इसोफेगस का 1/3 पार्ट, वो तो होता है वॉलेंट्री, मतलब वो अपने ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल में रहता है ना। वो जो सेकंड थर्ड पार्ट है, जो इसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट है सेकंड थर्ड, वो इनवॉलेंट्री होता है। मैंने जब आपको मस्कुलर या फिर एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, या फिर जो आपको एनिमल एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पढ़ाई थी, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर पढ़ाई थी, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, मैंने आपको 4 लेयर पढ़ाई थी। वहां पे आपको इंडिकेट किया था कि इसोफेगस वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होते हैं। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वो लेक्चर आप देखें। तो ऐसा क्यों? ऊपर वाला वॉलंटरी और नीचे वाला इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि 1/3 पार्ट में स्केलेटल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जो इसोफेगस है उसके अपर 1/3 पार्ट में तो स्केलेटल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो वॉलंटरी होता है। स्केलेटल मसल फाइबर जो ह्यूमन बॉडी के इच्छा अनुसार वर्क करे, है ना। तो 1/3 पार्ट तो वॉलंटरी होगा क्योंकि इसके अंदर स्केलेटल मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसोफेगस 1/3 पार्ट तो वॉलंटरी होता है, क्यों? इसके अंदर स्केलेटल स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ओनली एंड ओनली स्मूथ मसल फाइबर, ओनली एंड ओनली सेकेंड थर्ड पार्ट में, सेकेंड हाफ थर्ड पार्ट में तो स्मूथ, एंड जो अपर 1/3 पार्ट है उसमें स्केलेटल मसल फाइबर। इसलिए अपन बोलते हैं ऊपर वाला तो वॉलंटरी है 1/3 पार्ट, एंड जो नीचे वाला सेकेंड थर्ड पार्ट है वो इनवॉलंटरी है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो स्केलेटल मसल फाइबर प्रेजेंट है एंड नीचे वाले पार्ट में स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट है, जो कि इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं। तो ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ इसोफेगस डिस्कस कर ली। अब अपने देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी या फिर जो फंक्शन है इसोफेगस की, या फिर ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है इसोफेगस की, ये अपने देखने जा रहे हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई है। आर्टीरियल सप्लाई मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, मतलब ये भी थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आएगी? थोरेसिक आर्टा। थोरेसिक आर्टा लेके आएगी। आर्टरी है, इसोफेजल आर्टरी है। मेनली कौन सी ब्रांच है? इसोफेजल आर्टरी की। एंड जो कौन लेके आती है वो है थोरेसिक आर्टा, क्योंकि ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। थोरेसिक रीजन मैंने आपको कहा था कि नेक और हेड तक तो कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। अब ये इसोफेगस थोरेसिक में प्रेजेंट है, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे थोरेसिक ओटा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोरेसिक अरोटा की भी कौन सी स्पेशल ब्रांच? तो इसोफेगस अपने पढ़ लें, इसोफेगस ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं तो इसोफेजल आर्टरी, थोरेसिक अरोटा की भी स्पेशल ब्रांच है इसोफेजल आर्टरी, वो इसोफेगस के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने पढ़ते हैं वीनस ड्रेनेज, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है। तो थोरेसिक मैंने आपको बताया कि थोरेसिक मतलब इसोफेगस थोरेक्स रीजन में भी है, एंड एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल रीजन है, क्योंकि इसोफेगस थोरेसिक मतलब फेरिंग से आगे तो कौन सा पार्ट है? 1/3 पार्ट है। तो वो कौन सा है? वो कैसा है? स्केलेटल मसल फाइबर से बना हुआ है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट को अपन बोलते हैं थोरेसिक रीजन, एंड डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरेसिक पार्ट है वहां पे तो कौन आर्टरी लेके आ रही है? थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि वो थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट है। थोरेसिक अरोटा भी की कौन सी स्पेशल ब्रांच? इसोफेजल आर्टरी। अब जो इसोफेजल का पार्ट एब्डोमिनल में प्रेजेंट है, तो वहां पे कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है? वो है सीलियक आर्टरी एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो इसोफेजल का जो थोरेसिक रीजन है वहां पे तो आर्टरी कौन लेके आ रही है? वहां पे कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो है थोरेसिक अरोटा। एंड जो एब्डोमिनल कैविटी में जो इसोफेगस का जो पार्ट प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है, वहां पे ब्लड की सप्लाई कौन करता है? वहां पे करता है सीलियक आर्टरी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, सीलियक आर्टरी एंड थोरेसिक आर्टरी। ऊपर में तो थोरेसिक रीजन में तो थोरेसिक ओटा, एंड जो एब्डोमिनल पार्ट है डायफ्राम के नीचे जो इसोफेगस का पार्ट प्रेजेंट है, वहां पे कौन सी आर्टरी लेके आ रही है? वहां पे सीलियक आर्टरी। ये अपन ने ब्लड सप्लाई देख ली। अब जो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब अपने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन इसोफेगस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? कौन सी वेन कैरी करती है? तो आइए देखते हैं। द एब्डोमिनल पार्ट ड्रेन इनटू द गैस्ट्रिक वेन एंड थोरेसिक पार्ट
इनटू एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन। तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो एब्डोमिनल पार्ट में इसोफेगस प्रेजेंट है, वहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन लेके जा रही है, वो है गैस्ट्रिक वेन। क्यों? क्योंकि वो गैस्ट्रिक पार्ट में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल में प्रेजेंट है, इसलिए अपन बोलते हैं कौन सी वेन लेके जा रही है, ऑब्वियस सी बात है गैस्ट्रिक वेन। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, जो एब्डोमिनल रीजन में जो इसोफेगस का पार्ट प्रेजेंट है, वहां पे कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो है गैस्ट्रिक वेन। तो एब्डोमिनल में प्रेजेंट है इसलिए गैस्ट्रिक वेन। एंड जो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, वहां पे कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो है हेमीएजाइगस वेन एंड एजाइगस वेन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि थोरेसिक रीजन में एजाइगस वेन एंड हेमीएजाइगस वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, वो आगे कंटिन्यू होती है पोर्टल सर्कुलेशन में। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दूंगा, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। पोर्टल सर्कुलेशन यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, कहाँ पे? ऑर्गन्स में या फिर टिश्यूज में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है कहाँ पे? ऑर्गन या फिर टिश्यू में। पोर्टल सर्कुलेशन अपन इसे बोलते हैं कि वो सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है ऑर्गन में, वो ऑर्गन वापस जाते हैं लीवर के अंदर। ओनली एंड ओनली पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें, वरना हार्ट की सर्कुलेशन की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से ब्लड सप्लाई होता है कहाँ पे? प्योर ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन में, वहां से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑर्गन, वो वापस जाता है राइट एट्रियम में। जबकि अपन जब हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स में जाता है, एंड ऑर्गन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? वो गैस्ट्रिक कंटेंट है या फिर एब्डोमिनल कैविटी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जाता है लीवर के अंदर। हिपेटिक पोर्टल की बात कर रहा हूं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले ऑर्गन्स में जाते हैं, वहां ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड वापस जाते हैं लीवर के अंदर, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मॉडिफाई होता है, वहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, इसलिए जाता है लीवर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि जब गैस्ट्रिक कंटेंट है, वहां पे न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज्यादा होती है, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होती है, तो वह सीधा यदि राइट एट्रियम में जाएगा तो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वो लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जाने से वहां पे ब्लड का मॉडिफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मॉडिफाई होता है, वहां पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर। फिर वो जहां पे वो ब्लड प्रेजेंट है, फिर वो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर वो ब्लड जो बचा हुआ है वो वापस राइट एट्रियम में जाता है ना। फिर वो राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो आगे लंग्स के अंदर जाता है, वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड होके वेंस के थ्रू वापस किस में आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो ये अपन ने बात कर ली हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, और जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है? इन इसोफेगस। तो आर्टियल सप्लाई तो कौन करेगी? इन थोरेसिक रीजन में। आपको बात ध्यान में रखना है, थोरेसिक आउटा। एंड जो एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे ब्लड सप्लाई कौन करेगी? तो वो है सीलियक आर्टरी। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन दी एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे कौन लेके जाएगी? वो है गैस्ट्रिक वेन। एंड जो थोरेसिक रीजन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है इसोफेगस में, तो वो कौन कैरी करेगी? वो है एजाइगस एंड हेमीएजाइगस। फिर वो आगे ब्लड हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये अपन ने इसोफेगस के बारे में अपने पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर कर ली कि ब्लड सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई कौन है। इसोफेगस की जो पार्ट है कि इसकी डायमीटर क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, वन पार्ट वॉलेंट्री क्यों है, एंड जो 2/3 पार्ट है वो इनवॉलेंट्री क्यों होता है, ये अपन ने सब डिस्कस कर लिया। एंड अपर पार्ट में कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है, एंड जो लोअर पार्ट में कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है, दोनों का फंक्शन क्या है? एक तो एयर को प्रिवेंट करती है एंड एक प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ फूड को। एंड जो जी शेप है इसोफेगस का, एब्डोमिनल में जाते जाते इसोफेगस का जो शेप है वो जी शेप क्यों हो जाता है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो अब अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे एब्जॉर्प्शन डाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है, वो स्टमक जो मेन प्रोसेस है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। फिर आगे आने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के दौरान।